आओ, अब यहाँ सुनना भाई ध्यान से, बोलो यहाँ क्या होगा, यहाँ बोलो ये 3D है, ये 4D, ये अब जनरली होना क्या चाहिए था, डाउन द ग्रुप जा रहा है, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं यहाँ, तो बताओ आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ऐसे होना चाहिए था, बोलो सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए थी, हाँ ऐसे बोलो 3D की सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए थी, इसके बाद किसकी होनी चाहिए थी 4D, फिर डाउन द ग्रुप जा रहे हो ना, शेल बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इज लूजली हेल्ड और टाइटली हेल्ड, लूजली हेल्ड, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी और डिफिकल्ट, आयनाइजेशन एनर्जी कम या ज्यादा, सही है ना, तो होना तो ऑर्डर क्या चाहिए था, क्या हो गया 3D फिर 5D, ये ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन ऑर्डर ये नहीं होता, ऑर्डर क्या होता है भाई, सबसे ज्यादा 3D फिर 5D फिर 4D, और बोलो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, सही है भाई, ठीक। आओ इसके बाद एफ ब्लॉक में भी आ जाओ, एफ ब्लॉक, तो देखो एफ ब्लॉक का इतना मेंशन भी नहीं, एनसीईआरटी ने सिर्फ इतना बताया कि जो एफ ब्लॉक की हम बात करेंगे, सीरियम से लेके ल्यूटेशियम और थोरियम से लेके लोरेंशियम, इनकी सबकी आयनाइजेशन एनर्जी लगभग सेम होती है, लगभग, यानी अगर हम बात करें, वैसे तो लेंथेनम को भी ले लो तुम यहीं, सीरियम, और यहाँ से कहाँ तक आगे ल्यूटेशियम, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लगभग कैसी होती है, सबकी सेम, तो इसको ना पढ़ने की जरूरत है ना इससे क्वेश्चन आएगा, सही है, लगभग सेम। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अगर मान लो दे रखी है एनसीईआरटी में 600 यूनिट, और इन सबकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लगभग 1200 यूनिट है, तो लगभग सेम है, ना इस पर क्वेश्चन आएगा ना सवाल पूछता है, नीट में कभी पूछा है, फिर भी लिख लो कि लगभग क्या हो जाएगी, सेम। तो ये हो गया डी ब्लॉक का, एफ ब्लॉक का, जल्दी से निपटाओ इसे, कुछ ग्रुप रह गए, ग्रुप पढ़ लो। अब आ जाओ थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप, इसमें मामला कुछ स्पेशल है, यहाँ थोड़ा सा स्पेशल है। फर्स्ट है, सेकंड है, इवन 6, 7 और 8, इन सब का मामला सीधा था, डाउन द ग्रुप जाओगे, डिस्टेंस बढ़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, हाँ इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, रिमूवल आसान होगा, सीधा था, सीधा। अब आओ इधर, चले भाई आगे चलें। अब जरा देखो ग्रुप 13, 14 और 15, इसको बहुत ध्यान से समझना भाई, सवाल आता है। तो मैं बताओ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन कहाँ लगता है? डी ब्लॉक में, बहुत सही है। और कोई भैया बताए ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है? 13 ग्रुप, सिर्फ 13 ग्रुप, सिर्फ बोरोन और एल्युमिनियम और गैलियम के बीच सिर्फ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अरे ट्रांजिशन का मतलब तुमने डी ब्लॉक घुसा दिया उसमें कि ट्रांजिशन एलिमेंट है, लाओ डी ब्लॉक बोल दूं, ऐसा नहीं होता भैया। हाँ बिल्कुल सही कहा जिसने भी कहा ये लास्ट में। माइक लगा है, मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूं, तो तुम लोग जो है उत्तेजित मत करो मुझे। आओ जरा इधर देखो, अब ध्यान से सुनो भाई। अब होना क्या चाहिए, यहाँ डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जाने पर वही बात है जो दोबारा कई बार बोल चुके हैं, फिर से बोल रहे हैं, साइज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होगा। कहाँ गलती हो गई? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, सही तो लिखा है यार, तुम फालतू में जो है। आओ इधर आओ, हाँ सही लिखा, आओ इधर आओ। बोलो डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए थी, तो सही है। बोरोन की तो आयनाइजेशन एनर्जी एल्युमिनियम से ज्यादा होगी, तो इसी हिसाब से एल्युमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी गैलियम से ज्यादा होना चाहिए थी। बोलो होना चाहिए थी, नहीं होना चाहिए थी? अरे बोलो यार एल्युमिनियम में कितनी शेल हैं? 3, और बोलो गैलियम में 4। शेल बढ़ गई नहीं बढ़ गई? तो एल्युमिनियम की शेल कम है, फोर्स ज्यादा होगा, डिस्टेंस कम होगी,
तो आयनाइजेशन एनर्जी एल्युमिनियम की ज्यादा होना चाहिए थी, लेकिन ज्यादा किसकी हो जाएगी? अरे बात समझ में आ रही है? ज्यादा किसकी हो जाएगी? गैलियम की। अब आओ यहाँ, गैलियम और इंडियम, यहाँ किसकी ज्यादा होनी चाहिए थी? गैलियम की। है ज्यादा? बिल्कुल ज्यादा है, ठीक है। अब इन दोनों में आओ, यहाँ इंडियम और थैलियम। मुझे बताओ, थैलियम तो सबसे लास्ट में है, सबसे लास्ट में है, सबसे दूर है, आयनाइजेशन एनर्जी इसकी अपने ग्रुप में सबसे कम होना चाहिए थी। इंडियम से तो कम ही होनी चाहिए थी, लेकिन इंडियम से ज्यादा। अरे बात समझ में आ रही है? बोलो, पहला यहां पर जो रीजन आया वो रीजन क्या है? ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। यहां पर रीजन क्या है भाई? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण हमने बताया था एल्युमिनियम का साइज, सही है ना? अरे ये बताया था, यह लगभग लगभग मामला बराबर हो जाता है। अरे बात समझी नहीं? और बोलो यहां पर भी यही मामला हुआ। यहां पर बोलो क्या आया? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन तो सिर्फ कहां लगता है? एल्युमिनियम और, बोलो यहां क्या लगेगा? इंडियम और थैलियम में क्या लगेगा? इंडियम और थैलियम में लगेगा लैंथेनाइड। अरे याद कर लो भैया, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ कहां लगेगा? सिर्फ कहां लगेगा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन? सिर्फ एल्युमिनियम और गैलियम के बीच। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आई? अब आओ आगे, यहाँ देखो 14 ग्रुप में आ जाओ। 14 ग्रुप, मुझे बताओ कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी सिलिकॉन से ज्यादा होनी चाहिए, या मैं ऐसे कह लूँ सिलिकॉन की आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन से कम होना चाहिए? डाउन द ग्रुप जा रहा है, डाउन द ग्रुप, ठीक है चलन दे। यहाँ भी सही चल रहा है मामला, यहाँ भी सही चल रहा है, लेकिन यहाँ आगे फिर से हालात जज्बात बदल जाते हैं। और हालात जज्बात कैसे बदलते हैं कि लेड की आयनाइजेशन एनर्जी किससे ज़्यादा हो जाती है? बोलो, कहना, अब इसका नाम कैसे लें? ऐसे लिखा है टिन से ना भैया, टिन या स्टेनम बोल दो। क्या बोल दो? स्टेनम। बोलो यहाँ क्या रीज़न है? यहाँ रीज़न है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सही है भैया? बोलो। और ऐसे ही यहाँ पर आओ, मामला चल रहा है ठीक ठाक, चलने दो, लेकिन यहाँ फिर क्या आ जाएगा? यहाँ फिर आएगा लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और बोलो बिस्मिथ की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी देन। सही है? अब अगर यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है 13 ग्रुप। सही है? अब मुझे बताओ 13 ग्रुप में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? बोरोन। सबसे ज़्यादा किसकी है? उसके बाद गैलियम की है, गैलियम की है, इसके बाद है थैलियम की। सही है? इसके बाद किसकी है? इसके बाद गैलियम, इसके बाद इंडियम, फिर नहीं, इसके बाद यहाँ एल्युमिनियम, इसके बाद कौन आएगा? सही है? बोलो ये ऑर्डर है। अब सबसे खतरनाक तो ऑर्डर यही है, सबसे खतरनाक ऑर्डर यही है, इसे याद करना है। ठीक, इसके लिए एक ट्रिक है, ट्रिक उससे याद कर लेना। बला, बला यू नो, तुम सब अपनी तरफ क्यों देख रहे हो? बला टल गई। सही है? बला टल गई। इंशाल्लाह बोलते ना, इंशाल्लाह, उसको थोड़ा उल्टा कर दो, अल्लाह इंशा कर दो। हाँ, इंशाल्लाह को उल्टा कर देना। सही है? हाँ, ऐसे याद कर लेना। सही है? बला टल गई, याद करने का तरीका है। यहाँ बाकी सब में कर लोगे ना, सबसे ज़्यादा कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर पीबी, वेरी गुड। और उसके बाद यहाँ बताओ, बहुत बढ़िया। सही है? ये ऑर्डर याद रखें। तो सारी वेरिएशन हमने करा दी है। आओ कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलें। कहता आगे कहाँ सर, क्लास से बाहर जाओ क्या? चले भाई, आओ अब ज़रा कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सही है? आओ कुछ क्वेश्चंस पे आओ। हमने तुमसे पूछा था कि पूरे पीरियड टेबल में अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी है? कौन से एलिमेंट की? हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा। सही है? पहली बात। दूसरी बात, सबसे कम किसकी थी? बोलो, सबको याद है? सबको याद है? एलिमेंट की। अभी हमने आयन वायन नहीं बोला है, कुछ आयन नहीं बोला था हमने, सिर्फ क्या बोला था? एलिमेंट। अब लो यहाँ ऑर्डर बताना है।
यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है, बताओ। सबसे ज़्यादा हीलियम, अभी तो बताया कि मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में किसकी है? हीलियम की। फिर उसके बाद किसकी होगी? बेरिलियम, इसकी थर्ड। हाँ बताओ, सब लोग बताओ जिन्होंने पढ़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा लिथियम की होगी। अच्छा, सबसे ज़्यादा हीलियम, फिर लिथियम, फिर वेरी गुड, बहुत तेज हो गए तुम लोग। यही आंसर है सही। किसी का आंसर अलग आ रहा है? तन्मय तुम्हारा आंसर अलग आ रहा है कुछ? बताओ क्या आ रहा है आंसर? आए पहले बेरिलियम आ गया, फिर ये आया आंसर। और किसी का कुछ अलग आया? डेमोक्रेसी, पूरा इस्तेमाल करो डेमोक्रेसी का। कुछ अलग बताओ, कुछ नया बताओ, नया एकदम जो कभी सुना ना हो, ऐसा कुछ बताओ। हिमांशु बता रहा है कुछ? पहला सही है, दूसरा? अरे अब इधर सुन लो भैया, बात है नहीं। कितने लोग पहले के साथ हैं? किसी के साथ है? दूसरे कई लोग साथ हो गए। हाँ आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछ रहे हैं हम। हाँ, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है। लिथियम और बेरिलियम बराबर, और सबसे ज्यादा हीलियम। देखो भैया नया विचार है, एकदम बिल्कुल नया, बहुत सही। सही है। हाँ देखो, मतलब एकदम नए नए क्रांतिकारी विचार आते हैं। देखो ऐसे ही तो विचार आते हैं आगे, ऐसे ही तो जीवन बढ़ रहा है। हाँ भाई यही है, बोलो। देखो भाई ये गलत है और ये गलत है, ये सही। ठीक, अब सुनो ध्यान से। चलो अपनी कंफ्यूजन दूर करो, मेरी बात सुन लो ध्यान से। भैया सब लोग इधर सुने ध्यान से। जब भी क्वेश्चन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का आएगा, आयनाइजेशन एनर्जी में जब भी क्वेश्चन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का आएगा या सेम एलिमेंट और उसी के आयंस, दो बातें अलग अलग बताई क्या? अगर आयनाइजेशन एनर्जी में क्वेश्चन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का आता है या फिर सेम एटम और उसी के आयंस का आता है, तो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जेड इफेक्टिव का। बोलो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी जेड इफेक्टिव से देखी जाएगी, ना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर अलोंग द पीरियड या फिर डाउन द ग्रुप। बोलो ये बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर है नहीं? जब तक तुम्हें ये नहीं पता होगा कौन से क्वेश्चन में कौन सा अप्रोच लगना है, तब तक सवाल सही नहीं होगा। तो बहुत अच्छे से याद रख लेना। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बोलो ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है, तो बोलो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? जेड इफेक्टिव। अब सुनो जरा ध्यान से, इधर देखो। सबसे पहले मैं बेरिलियम की बात करूं। बेरिलियम, मुझे बताओ बेरिलियम, यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और ये हो गया 1s2 2s2, सही है भाई? ये हो गई इसकी कॉन्फ़िगरेशन। बोलो s में कितने इलेक्ट्रॉन और 2s में कितने? बोलो दोनों निपट गए, नहीं निपट गए? दोनों निकाल लिए तुमने, तो 1s2 बचा। कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई? बेरिलियम प्लस 2 की 1s2। ठीक है भैया। लिथियम, लिथियम कुछ ऐसा होता है दिखने में, लेकिन तुमने यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है ना, तो बोलो अब ये भी कैसा रह गया? 1s2, सही है। अब आ जाओ अपनी हीलियम, प्यारी हीलियम। ये 1s2 है भैया ये, तो बोलो तीनों 1s2। अरे तीनों 1s2, बोलो शील्डिंग तीनों में कौन कितने इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं? और शील्डिंग तीनों में कितने कर रहे हैं? एक। भैया एक पे तो लगेगा, बाकी एक को छोड़ के बाकी सब क्या करते हैं? शील्डिंग, सही है ना? राजा को सब बचाते हैं, तो राजा को छोड़ के हो गए ना बचाने वाले, या उसी में राजा को भी जोड़ दोगे? नहीं जोड़ोगे ना, बचाने वाले गार्ड अलग होते हैं ना। बोलो ये बात समझ में आई? तो बोलो शील्डिंग सबकी सेम, और बोलो डिस्टेंस भी लगभग फर्स्ट। अब फर्क क्या आया भैया? यहाँ कितने प्रोटॉन हैं? 4। यार प्रोटॉन थोड़ी निकले हैं। अरे हमेशा निकलना किसका होगा? हमेशा जुड़ना किसका होगा? कहां पर जुड़ेगा? कहां से निकलेगा? वेरी गुड, बहुत तेज हो गए तुम लोग। अब बोलो यहाँ कितने और यहाँ कितने? अब मुझे बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Z कहाँ ज्यादा हो जाएगा? Z यहाँ पर ज्यादा होगा।
सबसे ज्यादा Z किसका होगा, उसके बाद लिथियम और उसके बाद, तो बोलो सिग्मा तो सबका सेम है। अब जिसका Z ज्यादा उसका Z इफेक्टिव ज्यादा, और अगर Z इफेक्टिव ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। इलेक्ट्रॉन इज टाइटली हेल्ड, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मेहनत एनर्जी ज्यादा, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। तो बोलो सेकंड ऑर्डर सही है। कहाँ गया भैया, ये सही जवाब दिया था तन्मय जी ने। आपको इनाम में मिलते हैं 2.5 रुपये। सही है, हाँ पूरे साल कलेक्ट कर लो, लास्ट में बताना फिर देते हैं। साल में जितने सबके इकट्ठा हो जाए जितना पैसा, वो लास्ट में हमसे ले लेना। 2-2 रुपये क्या दे, सही है, 2-2.5 हज़ार जब हो जाए तो ले लेना। बोलो बात समझ में आ गई। बोलो अब यहाँ से थोड़ा सा तुम रिलेट भी कर सकते हो। इसे रिलेट क्या कर सकते हो कि मान लो कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। भैया सुनना इधर ध्यान से, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है 4, 5, 8, 10 जितनी भी दे दी, उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम तो एक चीज देखो, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो बोलो Z इफेक्टिव बढ़ेगा। तो जिसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है और अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी, अरे बोलो बात समझ में आने लगी। तो मुझे बताओ आइसो इलेक्ट्रॉनिक का अगर क्वेश्चन होगा, आयनाइजेशन एनर्जी पूछी जाएगी, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे। अगर कोई एलिमेंट है और उसी के आयन्स हैं तो भी फिर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, बोलो हाँ या ना। लिखो इसे, लिख लो इसे। सही भाई, आगे चलें। अब देखो, चलो इसका ऑर्डर बताओ, इसका ऑर्डर बताओ, यहां बताओ। ये 3 क्वेश्चन है। हाँ भाई, क्या नाम तुम्हारा? शहजाद, तो शहजान, हाँ तुम्हारा? हाँ हाँ वही सही है। तुम्हारा क्या नाम है? हाँ भैया बताओ, अभी आया देखो। क्लोरीन, फ्लोरीन, पहले क्लोरीन होगा मैक्सिमम, पहले फ्लोरीन, फिर सही है। मैं लिख देता हूं, लेट मी राइट। फ्लोरीन, क्लोरीन और सही है। ये भैया किसका ऑर्डर है, किसने बताया ये? नहीं, ये है किसका आंसर? उमामा का आंसर है ये, सही है। अगला कोई बताए, यही है सब, इसी पे डन कर दे। सही है, बोलो यार, किसी और का कुछ और थोड़ा बहुत हटके आता होगा। विचारों की स्वतंत्रता, ऑक्सीजन पहले आएगा। वेरी गुड, यू आर वेरी गुड क्वेश्चन। बस यही चेंज होना है इसमें, ऐसे नहीं, ताजवर को बताना, बस यही चेंज होना है। ठीक, आगे भैया कोई और बताए। ये आया दूसरा। मुराद तुम कुछ बोलोगे आज, हैं? कुछ तो बोलो। क्यों भाई अरमान, पेन घुमाने से आंसर नहीं आएगा, दिमाग घुमाओ। तन्मय जी बताइए क्या आंसर रहेगा? सेकंड सही है। शिफा, अरसाला बताओ आंसर क्या होगा? मुजाहिद है, फैजान क्या आंसर है? सेकंड वाला। और कोई भैया हमारे बीच, कोई हमारा भाई? मोनिस सेकंड। तू वो बताओ क्या आंसर है? ये पढ़ा है पहले कभी? आयनाइजेशन पढ़ी है? 12th हो गया तो ये पढ़ा हुआ है सब, नया तो नहीं लग रहा है कुछ। ताजवर्दे देखो आंसर सही दिया एकदम, समझ रहे? हाँ ये जो क्रेडिट लेने वाला सीन है ना आजकल, क्रेडिट लेने वाला सीन, वही वाला मसला हो गया इसका। क्रेडिट बहुत जल्दी लेते, हर चीज का क्रेडिट ना। बोलो, महिलाओं में और ज़्यादा होता है क्रेडिट लेने का ना। किसी का सिलेक्शन हो जाए तो महिलाएं क्या कहती हैं, होता कैसे नहीं, इतनी दुआएं की थी। तो कह रहा मैं तो फिर मेरा क्या रोल था, दुआई कर लो।
मैं यहाँ इतना पढ़ रहा था, दुआओं से ही हो गया। तो ये सब काम मत किया करो क्रेडिट लेने वाले। देखो भाई, हाँ ये दूसरा आंसर सही है। अब ध्यान से सुनो, अब इधर सुनो ध्यान से। जब कभी भी दो डिफरेंट पीरियड का क्वेश्चन आए और दो डिफरेंट ग्रुप हो उसमें, तो पहले उनकी पोजीशन लिख लो जैसे वो पीरियोडिक टेबल में है। सही है भाई, मैं तुम्हें बताता जा रहा हूं कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं। ये पहला पॉइंट था, ये सही है। उसका अप्रोच मैंने तो बताया जेड इफेक्टिव। अब इसका सुनो, इसका सुनो। अगर दो अलग ग्रुप, सलीम सुन ले बेटे, पहले सुन ले, दो अलग ग्रुप और दो अलग पीरियड का क्वेश्चन है, तो पहले उनकी पोजीशन लिख लो। पहले क्या लिखो? हाँ, जैसे वो हैं पीरियोडिक टेबल में। तो भैया पहले कौन आता है? ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, और बोलो यहाँ पहले कौन आएगा और फिर क्या आएगा? सही है। तो पहले तो ऐसे लिख लो, पहले तो ऐसे लिख लो, और यहाँ पर शेल का कॉन्सेप्ट लगाओ। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओ? हो तो जेड इफेक्टिव से भी जाएगा, हो तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से भी जाएगा, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट तुम कौन सा लगाओ? शेल का। सही है। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? सही है, ठीक है भाई। अब ध्यान सुनो, ध्यान से सुनना भाई। अगर दो एडजेसेंट ग्रुप हैं या दो एडजेसेंट पीरियड है, उसमें जब भी आयनाइजेशन एनर्जी तुम्हें निकालना है, तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? यहाँ पर शेल का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। मुझे बताओ, डाउन द ग्रुप जाने पर शेल का नंबर बढ़ता है, और अगर शेल का नंबर बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होता है तो बोलो इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड है तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी हो जाता है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी, और अगर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। इसका मतलब एक बात तो है, क्या वो बात ये है कि हमेशा इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इससे ज्यादा होगी। क्या बात समझ में आ रही है? सेकंड पीरियड की आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा थर्ड से ज्यादा होगी। तो एक बात तो तय है कि भाई हमने लिख लिया कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी किससे ज्यादा है? सल्फर और क्लोरीन। बोलो ये बात क्लियर है ना? अब इन दोनों में डिसाइड करें। बोलो ये दोनों तो एक ही ग्रुप के हैं, और तो मालूम है अलोंग द पीरियड जब हम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, एक्सेप्ट बेरिलियम और नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में, क्योंकि वहां पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट आता है। बोलो यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, तो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी किससे ज्यादा होगी? फ्लोरीन से। और सल्फर की आयनाइजेशन एनर्जी किससे ज्यादा होगी? सॉरी उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया। सही है भाई। तो देखो फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा और क्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी। सही है, ठीक है ना? अरे कर लोगे ऐसे। तो जब भी दो अलग अलग का कॉन्सेप्ट आए तो भैया क्या करना है? वहां पर शेल चेक करना है, और तो मालूम है सेकंड की तो आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा थर्ड से ज्यादा ही होगी। तो इन दोनों की ज्यादा इन दोनों से। तो पहले तो तुमने ये लिख लिया, पहले तो पीरियड का झगड़ा खत्म किया कि इन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी इन दोनों से। अब ग्रुप का झगड़ा निपटा लो, अब ग्रुप का झगड़ा निपटा लो। चलो लिखो, आओ अगला क्वेश्चन देख लो। अगला ध्यान सुनना भाई, ये वाला क्वेश्चन। अब इसको जरा बनाओ ऐसे ही। बोलो पहले क्या आता है? नाइट्रोजन, उसके बाद, और बोलो यहाँ क्या आएगा? फॉस्फोरस, यहाँ क्या आएगा? सल्फर। अब जरा ध्यान सुनना, मुझे बताओ जैसे मैंने पहले बताया वैसे अभी भी सही है। सेकंड पीरियड की आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा किससे ज्यादा होगी? थर्ड से। ध्यान से सुनना, गलत कर दोगे। तो मुझे बताओ, मैंने कहा कि भाई नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी तो ज्यादा होगी फॉस्फोरस एंड। सही है। अब यहां पर आओ, बोलो ये 2p3 होगा और ये 2p4 होगा। बात समझ में आ रही है? ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड सब शेल, और हाफ फील्ड सब शेल की एनर्जी ज्यादा होगी। तो बोलो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी। अब तुम मुझे यहां बताओ, ये 3p3 है और ये 3p4 है, ये क्या है? 3p4। तो बोलो 3p3 की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी देन। अब सुनना, यहाँ कंफ्यूजन क्या होगी कि सर नाइट्रोजन की तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद फॉस्फोरस होना चाहिए, क्योंकि फॉस्फोरस भी हाफ फील्ड है। फॉस्फोरस भी क्या है?
नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले तुम्हें क्या देखना है, शेल। पहले क्या देखना है, शेल। भैया सेकंड पीरियड की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो थर्ड से ज्यादा ही होगी। थर्ड वाले में फास्फोरस की ज्यादा होगी सल्फर से, लेकिन सेकंड पीरियड की आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड से हमेशा ज्यादा। तो भैया ऑक्सीजन की ज्यादा है फास्फोरस से। यहाँ हाफ फील्ड के चक्कर में मत पढ़ना, हाफ फील्ड के चक्कर में तब पढ़ना जब दोनों सेम पीरियड के हों। अरे मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाफ फील्ड के चक्कर में कब पढ़ना है, जब दोनों सेम पीरियड के हों। और अगर पीरियड डिफरेंट हो जाते हैं भैया, तो जो ऊपर वाला पीरियड है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी नीचे वाले से ज्यादा ही होगी, क्योंकि नीचे वाले में शेल का नंबर। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? लिखो, अब लिख लो। ऐसे ही यहाँ आ जाओ तीसरे वाले में, सही है, ठीक। अब मुझे बताओ यहाँ पर, यहाँ थोड़ी सी अब तुम्हें होगी कंफ्यूजन। इस वाले कॉन्सेप्ट से यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे? तुम कहोगे सर इन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी देन इन दोनों, सही है। अब मुझे बताओ यहाँ कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन है, और भैया फिर इधर क्या आ जाएगा? एक बात क्लियर हो गई ना, इन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी किससे ज़्यादा हो गई? और सिलिकॉन से, ठीक ठीक। अब मुझे बताओ यार, नाइट्रोजन तो ज़्यादा ही है, हाफ फील्ड का सीन है, अदरवाइज तुम अलोंग द पीरियड भी तो जा रहे हो, अलोंग द पीरियड भी तो जा रहे हो। तो अब तुम फास्फोरस की ज़्यादा मत बता देना कार्बन से, सेकंड पीरियड की हमेशा ज़्यादा होगी देन थर्ड पीरियड से। थर्ड में लड़ दो तो भैया यहाँ ये ज़्यादा, सही है। अरे कर लोगे ऐसे सवाल? तो अगर एडजेसेंट पीरियड और एडजेसेंट ग्रुप का क्वेश्चन हो तो पहले उनकी पोजीशन बना लेना, हीरो मत बनना, काबिल मत बनना वहाँ पे। पहले उनकी पोजीशन बनाना और उसके बाद जैसे हमने बताया शेल का कॉन्सेप्ट यूज़ करके आंसर ले आना। लिखो भाई, लिखो, जल्दी लिखो, सामने कमेंट्स आते होते हैं नहीं, तो टीचर पहले ही पढ़ लेता अच्छा कमेंट किसने किया, पहले पढ़ लेगा फिर उसको रिपीट कैसे करता है। एक भाई साहब कमेंट कर रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इससे पहले मुझे केमिस्ट्री नहीं। थैंक यू बेटे, शुक्रिया, ये आप सब लोगों का प्यार है। इस चाहे गाली लिखी हो वहाँ पे उसके नीचे गाली मीम में आती है फिर बाद में आती है, ऐसा नहीं है। बहुत अजीब अजीब कमेंट होते, कई बार कोई लोग जल्दी में पढ़ भी देते बीच में रुक जाते पढ़ते पढ़ते सही है भाई, है? तो ऑनलाइन की दुनिया बड़ी फेक दुनिया होती है, सही। लिख लिया भाई? फेसबुक पे अगर फेसबुक पे, इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे कोई स्टोरी लगा दे कि फीलिंग इल या फीलिंग समथिंग, अरे भाई साहब कमेंट भर जाते हैं, अल्लाह आपको शिफाया बता फरमाए। और ये हो गया, वो पड़ोस में कोई मर रहा है उसे देखने नहीं जाएगा, लेकिन कमेंट करेगा वहाँ पे बढ़िया से, कमेंट ऐसे करेगा कि जैसे बड़ी फेक दुनिया है ना ऑनलाइन की। आओ इधर आ जाओ भैया, इधर आ जाओ सब लोग, बोलो ये हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, बोलो दो टाइप के सवाल बताए हमने, दो टाइप, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पहला, दूसरा एडजेसेंट पीरियड एडजेसेंट ग्रुप। अगला हो यही नहीं, अभी और सुनिए, ये कौन था? अर्सला, बहुत शिकायत आती है तुम्हारी। चलो अब यहाँ देखो, ये बिल्कुल नया आ गया, अब इसका कोई रिलेशन ही नहीं है यहाँ, तो ना एडजेसेंट पीरियड है, ना एडजेसेंट ग्रुप है, ना आसपास का कोई सीन है, ना कोई आसपास का सीन है, ना हाफ फील्ड फुल फील्ड का सीन है कोई। अरे बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बताओ अब इस सवाल को कैसे करोगे अगर ये क्वेश्चन आ जाए। अच्छा मैं एक सवाल तुमसे पूछूं कि लिथियम और आयोडीन में किसका साइज बड़ा है? आयोडीन का। लिथियम का साइज ज़्यादा होता है देन आयोडीन, सही है ना? हाँ, याद रखना नहीं है तुम्हें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि तुमसे पूछ ले कोई, लेकिन लिथियम का साइज आयोडीन से ज़्यादा हो। अब अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो भाई, अरे इधर अगर इसको ध्यान से देखो तो ना एडजेसेंट पीरियड का सवाल है, ना एडजेसेंट ग्रुप का सवाल है, ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन है, ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन है। अब इसे कैसे करना है तो ध्यान सुनना मेरी बात। देखो अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए जिसमें ना जेड इफेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट लगता हो, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला कॉन्सेप्ट ना लगता हो, या फिर एडजेसेंट पीरियड और एडजेसेंट ग्रुप भी ना लगता हो, या कहीं पर भी हाफ फील्ड फुल फील्ड का भी केस ना लगता हो, समझ में ना आता हो, तो ऐसे केस में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उस एलिमेंट की, जो एलिमेंट है वो मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड है, इसके हिसाब से। अरे बात समझ में आ रही है?
तो ऐसे क्वेश्चन में हम नेचर चेक करेंगे एलिमेंट का। ऐसे क्वेश्चन में क्या चेक करेंगे? हाँ, और याद रखना एक हम तुम्हें बता रहे हैं ऑर्डर, वो हमेशा सही होता है हमेशा, कि नॉन मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी देन मेटलॉइड, और मेटलॉइड की आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी देन मेटल। सही है? सही है। तो भाई बात याद रख लेना, अगर कोई भी क्वेश्चन जेड इफेक्टिव से सॉल्व नहीं हो रहा है, यानी अगर उस क्वेश्चन में जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, या फिर एडजेसेंट पीरियड या एडजेसेंट ग्रुप के नहीं है, और बिल्कुल अनरिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसे में तुम्हें क्या देखना है? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड से क्वेश्चन करना है। नॉन मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी मेटलॉइड से, बिना किसी एक्सेप्शन के, और मेटलॉइड की आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी देन मेटल से, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी प्रॉपर्टी किसकी है? मेटल की। और मुझे बताओ मेटल कौन अच्छा, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम या ज्यादा? जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम। भाई इलेक्ट्रॉन जितनी जल्दी, जितनी आसानी से निकल जाए उतना हमारे लिए अच्छा है, तो वो मेटल सबसे अच्छा जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो? सबसे कम। तो याद रखना मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा कम होती है इन कंपैरिजन टू मेटलॉइड एंड नॉन मेटल। हमेशा नॉन मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी देन मेटलॉइड, और मेटलॉइड की आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी देन मेटल। तो अब तुम देखो यहाँ नॉन मेटल कौन है? आयोडीन। तो आयोडीन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन, फिर लिथियम। तो ये नॉन मेटल है, ये मेटलॉइड है, ना इधर के ना उधर के, और ये हो गए मेटल। तो ऐसे क्वेश्चंस को तुम्हें ऐसे सोल्व करना। सही है? मैंने तीनों तरीके बता दिए, इससे ज़्यादा तो मिलना नहीं है, इससे ज़्यादा तो क्या ही मिलेगा तुम्हें। सही है? अरे कर लोगे, अरे कर लो भैया, सुभान मेरे लाल, मेरे पीले, कर लेगा ना बेटे? हाँ, मेरा भी टारगेट रहता है फिर। हाँ भाई आया नवाजिश बेटे, कहाँ बताओ बेटे? हैं? पहले नाइट्रोजन, फिर अरे बोलने दो यार, फिर हाँ कार्बन, फिर बोरोन, फिर है बोरोन। हाँ हाँ सही है, बहुत तेरी भी शिकायत है। इन्होंने गलत करा दिया ना, दूसरे का भरोसा करोगे तो गलत तो होगा। ये लो भैया, हो गया? सही है ना? बोलो सही है? तो ये आयनाइजेशन ये कॉन्सेप्ट हो गया, जो कॉन्सेप्चुअल चीजें थी आयनाइजेशन जैसे रिलेटेड वो हमने तुम्हें बता दी। अब जरा एप्लीकेशंस की तरफ आते। सही है? ये सब ने ऑर्डर लिख लिया ना? चलो आगे बढ़ो, हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो इससे भी सवाल आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी टू फाइंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब सुनो ध्यान से, तुम्हें 3, 4 या 4, 5 आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी होंगी, ठीक? और तुमसे पूछेगा बताओ ये कौन सा एलिमेंट है। सही है? डायरेक्ट क्वेश्चन से ही करेंगे इसे। 4, 5 तुम्हें आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी होंगी, और उसके बाद पूछेगा कि बताओ ये कौन सा एलिमेंट है। तो वो कैसे पहचानेंगे? ध्यान से सुनना। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकाला जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत देना पड़ जाएगी। सही है? सुन लो भैया, मान लो किसी एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अगर तुमने आयनाइजेशन एनर्जी 200 दी है, 200, तो वही जब तुम किसी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकालोगे तो 2000 देना पड़ेगी। अरे बात समझ में आ रही है? 10 गुना ज़्यादा हो जाएगी, 10 गुना ज़्यादा। अमीर बात समझ में आ रही है? एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो जितनी एनर्जी देना पड़ेगी, अगर तुमने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से निकाला तो उसकी 10 गुना ज़्यादा लगभग एनर्जी देना पड़े। अब ये 10 गुना कसम नहीं खाई है कि 10 गुना ही होगा, वहाँ पहले चेक कर रहे हो कि 10 टाइम्स सही है नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इतना थोड़ा भी कॉमन सेंस लगा लोगे कि यार बहुत ज़्यादा है, तो जहाँ पर जंप बहुत ज़्यादा हो जाए, जहाँ जंप बहुत ज़्यादा हो जाए, एकदम से जंप आ जाए, समझ लेना इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला है? हाँ, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से। बात समझ में आ रही है? या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से। बोलो यार, बोलो। तो हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। बोलो ये लिखा हुआ समझ में आ रहा है या पूरा लिखें? ऐसे समझ में आता है ना? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस एबनॉर्मली when electron is removed from, अरे बात नहीं, removed from inert gas stable configuration
लो गाइज, इसका आंसर बताओ। आंसर क्या होगा इसका? फर्स्ट होगा, फोर्थ होगा, और कोई हमारे भाई बहन बताना चाहेंगे इसका जवाब? 1.5 रुपए का सवाल है। हाँ है भाई, थर्ड आया है जवाब, और फर्स्ट आ गया, थर्ड आ गया। अभी 2 सुरक्षित है, आप लोग 2 और बता सकते हैं। हाँ, उसके बाद यूनिट लिखी हुई किलो जूल पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल, कुछ भी लिख लो, उसका कोई इतना औचित्य नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ भैया, आंसर नहीं बताया, बातें तो बहुत बताती हो, आंसर बताओ। तन्मय क्या आंसर होगा इसका? थर्ड। चलो थर्ड वाले 2 आगे भैया, थर्ड वाले बढ़ते हैं। सेकंड, बहुत बढ़िया, देखो बहुत सही है भाई, थर्ड। और बताओ, अरीबा बताओ क्या आंसर होगा? तुम भी बहुत तफरी करती हो बैठ के। विमल, कौन सा आंसर होगा? मोनिश, थर्ड। भैया थर्ड वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, देख लो, ये थर्ड वाले बढ़ते जा रहे हैं। अब जब सब लोग थर्ड कह रहे हैं तो थर्ड ही आंसर होगा, सही है, कुछ सोच समझ के ही कहते होंगे। आओ देखो भैया ध्यान से, भैया आओ इधर, फोर्थ होगा। फैजान ये क्या कर रहे हो तुम? अपना कुछ बता रहे हो, दूसरों को कुछ बता रहे हो। चलो आओ, हाफ फील्ड। कहाँ थी तुम अब तक? हाफ फील्ड, नायाब हीरा। आ इधर देखो, आ इधर देखो ध्यान से भाई, समझो, ये है मैग्नीशियम। सुनना भाई ध्यान से, मैं इसको बहुत आराम से समझाता हूँ। कहने को मैं तुमसे कह दे रहा हूँ कि भाई देखो 4 के बाद जंप आया है, अरे इधर भैया 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जंप आया है, इसका मतलब जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे उसका 5वां इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल हुआ होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तो सिलिकॉन में ही होते, आंसर तो थर्ड ही है, आंसर तो थर्ड ही है। ऐसे ही देख लो, कॉमन सेंस है, लेकिन मैं इसे समझाता हूँ बिल्कुल मजदूरों की तरह, तो सब लोग जरा ध्यान से देखना। बोलो ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम भैया क्या होता है? 3s2, ऐसे होगा, ऐसे होगा, होगा नहीं होगा? पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा आसानी से। अच्छा तुम कहना सर मुश्किल से निकले, चलो मुश्किल से निकलेगा, ये भी कहते। अरे फुलफिल्ड सब शेल है तो चलो मुश्किल से निकल जाएगा, ठीक निकला वो मुश्किल से, जैसे भी निकला 15 से निकल गया, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो जूल एनर्जी देके निकल गया, सही है पहला। इसके बाद ये रह गए भाई साहब 3s1। बोलो दूसरा आसानी से निकलेगा? अरे दूसरा आसानी से निकलेगा, हाँ, तो 25। अब मुझे बताओ क्या ये 2p6 हो गया? क्या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद? क्या 10 इलेक्ट्रॉन रह गए? अरे बोल नहीं रहे हो, 1s2 2s2 2p6। बोलो एक्स्ट्रा स्टेबल है या नहीं है? अगला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2500 चाहिए, 2500। बात समझ में आ रही है? और यहाँ सिर्फ कितना है? तो बोलो मैग्नीशियम आंसर होगा नहीं होगा? नहीं, कभी नहीं, सही है। लाल बेटे कैसे बैठा है तू ऐसे? कितना सीधा शरीफ बच्चा लग रहा है बेचारा, बहुत सीधा मासूम। चल ये देखो बेटे, 3s2 3p1। बोलो पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा? निकलेगा। दूसरा थोड़ा मुश्किल से, क्योंकि 3s2 है, 3s2 है, थोड़ा सा मुश्किल से निकलेगा। चलो निकल गया, दूसरा भी निकल गया, तीसरा भी आसानी से। बोलो चौथे में दिक्कत आएगी? अरे चौथे में दिक्कत आएगी नहीं आएगी? चौथे के लिए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए। बोलो 3 तो आसानी से निकल गए, 35। चौथे के लिए चाहिए 3500, और बेटे यहाँ है कितना? तो बोलो ये भी आंसर। अब आओ इनको लल्ला को देखो तुम, 3s2 3p2, सही है भाई। अब देखो पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा आसानी से, दूसरा, तीसरा थोड़ी सी मुश्किल होगी, 3s2 है, फुलफिल्ड सब शेल है। बोलो चौथा भी आसानी से। बोलो 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए जोर लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि 5वें में मामला आ गया 2p6। तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकले, और 5वां देख रहे हो 500 सीधे, 5000 भी होता। एबनॉर्मल इंक्रीज होना चाहिए, एबनॉर्मल इंक्रीज। ये कोई कसम नहीं खाई है 10 गुना 5 गुना 15 गुना। एकदम तुम्हें जब एबनॉर्मल इंक्रीज लगे कि यार 15 से तो 25, 25 से तो 35, 50 और एकदम 500, यार बड़ा फर्क आ गया ही नहीं आ गया? अरे बहुत समझ में आ रही है नहीं आ रही?
तो बोलो आंसर क्या हो जाएगा, बोलो भाई, फॉस्फोरस आ जाओ भैया। 3s2 3p3। सोनी, पहला इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकलेगा, पहला इलेक्ट्रॉन, तो उसने बताया जितनी मुश्किल से निकला वो 15 था, कोई बात नहीं। बोलो दूसरा, आसानी से 25। तीसरा, चौथा थोड़ी मुश्किल से 50। पांचवा मुश्किल से निकलेगा, पांचवा तो आसानी से निकल जाएगा। 3s1 है भैया, 3s1, लेकिन यहाँ चेंज देख रहे हो, तो ये नहीं होगा, यहाँ छठा इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकलेगा, बहुत मुश्किल से। सही है। अब सुन लो, ये तो तुमने मजदूरी कर ली, इतनी देर वहाँ लगा दोगे तो हो गया तुम्हारा सिलेक्शन, फिर तो वो खुद ही पीछे से फॉर्म बता देंगे कि ले जाओ भैया अगले साल का अभी भर लो, कहाँ अगली साल परेशान होगे। ऐसे अगर मजदूरी पे लग गए तो इसको शॉर्ट में कैसे करना है, तुम तो ये देखो कितने के बाद एबनॉर्मल इंक्रीज आ रहा है। जब भी क्वेश्चन आए तो तुम्हें ये देखना है कि कितने के बाद एबनॉर्मल इंक्रीज आ रहा है। जितने के बाद एबनॉर्मल इंक्रीज आ रहा है समझ लेना उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जितने के बाद एबनॉर्मल इंक्रीज आए तुम तो समझ लेना उतने ही क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मुझे बताओ यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4, और 4 तो सिलिकॉन में होते। थोड़ा बहुत जिसने पढ़ा होगा वो समझ लेगा कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो किसमें होते हैं, सिलिकॉन में। ठीक, चलो सुनो, देखो भाई, जब कभी भी क्वेश्चन दे रखा हो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी और उसके बाद अगर एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि सबसे पहले आप आयनाइजेशन एनर्जी चेक कर लें, और जब जितनी आयनाइजेशन एनर्जी के बाद एकदम से एबनॉर्मल इंक्रीज आ जाए तो जिस जगह पर एबनॉर्मल इंक्रीज आ जाए उन आयनाइजेशन एनर्जीज को काउंट कर लें, और उनको काउंट करने के बाद जहां एबनॉर्मल इंक्रीज आ रहा है समझ लें उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, और उसके बाद ऑप्शन में चेक कर लें कि कहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ही आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 1 2 3 4 यहां तक तो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज है, इसके बाद एबनॉर्मल इंक्रीज आ रहा है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 4। अब इसके बाद डायरेक्ट हम ऑप्शन में देखें कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो भाई सिलिकॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, तो डायरेक्ट आंसर यही लगा देंगे। धन्यवाद। अरे अरे ये सब तो आपका प्यार है। ऑटोग्राफ, हाँ हाँ सही है, चलो खैर सही है ना भाई, आओ आगे आ जाओ। अब एक और सवाल, बढ़िया सवाल, सही है, बढ़िया सवाल, देखना अब देखते हैं भाई इसका आंसर कौन बताएगा। बढ़िया सवाल है। चलो भाई यहाँ आंसर बताओ, बताओ भाई। सोडियम, कई लोगों का जवाब आ रहा है, काफी प्रसन्नता हो रही है, लोग जवाब दे रहे हैं सोडियम। लिथियम की तरफ क्यों नहीं ध्यान जा रहा है? लिथियम की भी तो भाई सेकंड आयनाइजेशन जी बहुत ज्यादा होगी। बोलो सवाल देखने के बाद आपको ये पता चल गया है भैया, इधर सचिन बेटे बताओ, नहीं सॉरी नहीं, ये मुझे बताओ कि सवाल देखने के बाद ये पता चल गया कि एबनॉर्मल इंक्रीज कितने के बाद आ रहा है? यार पहले की 5, दूसरे 95, बात समझ में आ रही है? एकदम से 95, 5 to 95 फॉर इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स, 5 to 95 एकदम से एबनॉर्मल इंक्रीज। इसका मतलब यह है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो भैया लिथियम में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, सोडियम में भी 1 है। यार मैं थोड़ा ऑप्शन चेंज कर दूं, और बोथ 1 and 3, अब आसान हो जाएगा। 4th आंसर, वेरी गुड। बोलो आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि भाई लिथियम में भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और सोडियम में भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होगा 3rd। थोड़ा सा दिमाग लगे, लिथियम में 3 ही तो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ निकाले कितने पड़े हैं? 5 इलेक्ट्रॉन निकाले पड़े, तो लिथियम में इलेक्ट्रॉन ही 3 है, 5 कहाँ से निकाल दोगे? 5 कहाँ से निकाल दोगे? तो आंसर क्या होगा? लेकिन अगर हमने 3 ही आयनाइजेशन एनर्जी दी होती। बहुत तेज हो रहा है तुम, सही है, बहुत मजा आ रहा है। अरे बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? लेट जा तू, लेट जा, मुजरा हो रहा है ना यहाँ पे, लेट जा। सही है भाई? अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही भैया? अगर 3 आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी हो तो आंसर क्या हो जाता? बोथ 1 and, लेकिन 5 दे रखी है, लिथियम में तो 5 इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, निकालो कहाँ से? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन होना भी तो चाहिए। सही है, आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी चर्चा होगी इस पर।